हेलो एवरीवन, दिस साइड इशिका सोनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि दो पार्ट में अपलोड करती हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, क्योंकि दो एक साथ करूंगी अपलोड तो खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी कि पार्ट वन में अपन पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक पढ़ते हैं, देन सेकेंड पार्ट में हम पूरा उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, अगर सोचो, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर अगर कहीं कुछ हो जाता है ना, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस क्राइम सीन से कैसे पता लगाती है, ब्लड से कैसे पता लगाती है कि किस इंसान का वो ब्लड है? सोचो। आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मतलब फिंगरप्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए के प्रिंट से। ओके, तो स्टार्ट कर सकते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझो, हेडिंग डाल लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बच्चों, इस लेक्चर में ना मोस्टली चीजें मैं आपको समझाऊंगी, पहले पूरा समझना, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको लिखवा भी दूंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो बच्चों हमारे जो डीएनए होता है ना, हर एक इंडिविजुअल का जो 99.9%, कितने परसेंट? 99.9% जो डीएनए होता है हर एक इंडिविजुअल का, सेम होता है। हर एक इंडिविजुअल का सेम होता है। तो मैं लिख सकती हूँ 99.9% डीएनए हर एक इंडिविजुअल का सेम होता है। जो 0.01% होता है वही हर एक इंसान को यूनिक बनाता है। यूनिक का मतलब, जैसे कि यूनिक में क्या आ जाएगा, ये कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है। 0.1% जो हमारा डीएनए बचता है ना, वही इंसान को चेंज करता है। जैसे कैसे चेंज करता है? जैसे कि हमारे घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में डिफरेंस क्या है? उनका फेस चेंज है, क्या बोल सकते हैं, उनके हेयर्स में चेंज है, हेयर्स। उनके नेल्स, नेल्स बोल सकते हैं, नहीं नेल्स नहीं, आईज बोल सकते हैं, आईज कलर्स चेंज है। और क्या बोल सकते हैं? हाइट बोल सकते हैं ना। ये सब चीजें जो डिफरेंट आती है ना, या हम बोल सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग किसकी वजह से आती है? फिंगरप्रिंटिंग ये आती है हमारे 0.01%। जो डिफरेंट निकलता है ना इंडिविजुअल्स में, 99.9% तो हर एक इंडिविजुअल का सेम होता है, लेकिन जो 0.1% होता है वही यूनिक बनाता है। मतलब 0.1%, जैसे मुझ में, आप में 99.9% डीएनए सिमिलर है, लेकिन जो हमारा 0.1 निकल के आता है वही डिफरेंट है, जिसकी वजह से मेरा मेरा जो फेस है, आपका फेस है, डिफरेंट है। मम्मी पापा के फेस से जो वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है? 0.01%। जो वेरिएशन आता है ना, वेरिएशन वेरिएशन किसकी वजह से आता है? 0.1% डीएनए की वजह से। इतना क्लियर है? 0.1% डीएनए की वजह से वेरिएशन आता है। किसी ह्यूमंस में, दो ह्यूमंस को कंपेयर करें, अगर एक का कलर ब्राउन है, मतलब एक थोड़ा सा बोल सकते हैं, एक के बालों का कलर ब्राउन है और एक के बालों का कलर ब्लैक है, तो हम क्या बोलेंगे? जो 0.1% डीएनए ना, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक, रिपीटेटिव डीएनए। देखो, अभी हम ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एंटर नहीं करें, लेकिन हमें कुछ बेसिक टर्म समझना है, तब तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं अगर पढ़ा रही हूँ, मेरे हिसाब से एक बार पढ़ के देखो, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो हम बात करते हैं अब रिपीटेटिव डीएनए। किसके बारे में हम बात करेंगे? रिपीटेटिव डीएनए। अब रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, समझो। सबसे पहले समझो, जो हमारा डीएनए होता है, हमारा डीएनए किसी ह्यूमन जीनोम की बात करें, हम किसकी बात करें? ह्यूमन जीनोम। जीनोम मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोम। तो किसी ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल क्या बोल देंगे हम? टोटल जेनेटिक मटेरियल। किसी इंसान का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोम। मतलब मैं एक ह्यूमन हूं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल, उसे हम क्या बोल देंगे? जीनोम बोल देंगे, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं? सबसे पहले बेस पेयर समझो, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर? आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो जेनेटिक्स पढ़ा होगा ना, है ना। अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा जेनेटिक्स की आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। क्या अलील क्या होता है,
जीन क्या होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं है तो मैं आगे, अभी आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में, आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स, ठीक है। तो अभी समझो कितने बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर का मतलब थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और बेस कौन कौन से यूज होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायामीन, क्या, थायामीन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन। अच्छा एक चीज, साइटोसिन एक और बेस पेयर होता है जो हमारे आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। इसका यूज यहां नहीं है लेकिन समझ लो, यू फॉर यूरेसिल। यूरेसिल ये काय में मिलता है हमको, आरएनए में, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो समझो, देखो ये जो हमारी डीएनए की जो लंबी चेन है ना, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हमारा थाइमिन होगा। अगर यहाँ थाइमिन है तो यहाँ हमारा एडेनिन हो जाएगा, ठीक है। ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। सपोज हमारा डीएनए है, अभी समझा रही हूँ, समझ लो, फिर उसके बाद पूरा लिखवा भी दूंगी। तो देखो जैसे कि हमारा नॉर्मल डीएनए कैसा होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ये एक बेस है। क्या है ये, एक बेस है ना। ऐसे कितने बेस यूज होते हैं, कितने बेस पेयर, 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर। मतलब इसके सामने थायामीन, ये एक पेयर कहलाता है। ऐसे कितने यूज होते हैं, ऐसे थायामीन के सामने एडेनिन, ये दूसरा बेस पेयर। ऐसे कितने बेस पेयर यूज होते हैं, 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर यूज होते हैं। किसी डीएनए को बनाने में, एक ह्यूमन जीनोम का जो डीएनए होता है, ह्यूमन जीनोमिक डीएनए, कितने बेस पेयर होते हैं इसमें, 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर। अगर मैं सिर्फ बेस की बात करूं, सिंगल बेस, तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। एक डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर। ये मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ जेनेटिक का, ठीक है। 2 मीटर लंबा है। और हमारा जो यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर, है ना। मैंने आपको जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाई थी तब बताई थी 10 टू 20 माइक्रोमीटर होता है। 10 से 20 माइक्रोमीटर मतलब कितना छोटा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, कितना साइज हो गया, 10⁻⁻⁶ के टर्म में, वो भी 10 और 20, है ना। समझ रहे हो कितना छोटा डीएनए, कितना छोटा सेल है यूकैरियोटिक सेल। अब उसके अंदर डीएनए हमको कितना भरना है, 2 मीटर, 2 मीटर लंबा, समझ रहे हो, 2 मीटर लंबा, है ना। 2 मीटर लंबा डीएनए हमको करना है, तो हम कैसे भरेंगे, कैसे उसके अंदर रखेंगे, है ना। किसी यूकैरियोटिक सेल में हम कैसे रखेंगे, फोल्डिंग करके। किस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, ये हमारा, अगर हम एक डीएनए को खोल दे तो कितना लंबा निकल के आता है, ये 2 मीटर लंबा। और हमारा सेल का साइज कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर के उस पे, है ना। तो 2 मीटर लंबा रखना है तो हमें तो सुपर कॉइलिंग करनी पड़ेगी, कॉइल करके रखना पड़ेगा, मतलब उसको इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। तो वो हम पैकेजिंग करते हैं, वो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। समझ लो कुछ तरीके से पैकेजिंग होती है, ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। 2 मीटर डीएनए है, तो ये जो हमारे कितने बेस पेयर से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए, 6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 बेस पेयर है जो कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एडेनिन के सामने हमारा थाइमिन होता है और ग्वानिन के सामने हमारा साइटोसिन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पेयर बनता है ना। इसके साथ ये पेयर बनाता है, इसके साथ ये पेयर बनाता है, ठीक है। और कितने बेस पेयर यूज होते हैं, 3 इंटू 10⁶, 6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। अब समझो, अगर बच्चों हमें करना क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो बेस पेयर है ना, अगर हमको किसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल का पता लगाने के लिए, है ना। सपोज पुलिस अगर क्राइम सीन में जाती है और क्राइम सीन में किसी का ब्लड सैंपल लेती है, तो किस इंसान का कैसे पता लगाएगी, उसका आंसर क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जीनोमिक के सीक्वेंस करते हैं, मतलब जीनोमिक सीक्वेंस को मार्क करते हैं, मतलब पूरा हम देखते हैं। जैसे कि हम, क्या पॉसिबल है हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर सके, पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर 3 इंटू 10⁻⁶
6 वर्ड्स को किसी कॉपी में लिखने को बोल दूं और उससे मैच करने को बोल दूं, है ना, अगर मैं बोलूं 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर है किसी एक का, मतलब अल्फाबेट समझो, ठीक है, 3 इंटू 10⁻, क्या है मेरे पास, अल्फाबेट है। अल्फाबेट मतलब समझते हो ना, अल्फा, भूल जाओ अभी बेस पेयर क्या होता है, ये सब सब चीजें भूल जाओ, अभी समझो पहले मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे, है ना, सीधा क्वेश्चन है क्या, 3 इंटू 10⁶ अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है। अब मैं बोलूंगी, मैंने तुमको एक कोई भी एक कुछ भी दे दिया, मैंने तुमको एक सैंपल दे दी, उसमें कितने हैं, 3 इंटू 10⁶ अल्फाबेट है, और एक दूसरा सैंपल दे दी। अब मैं तुमको बोलूंगी एक साथ मिलाते जाओ और कॉपी में लिखते जाओ, तो क्या कर पाओगे, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, क्यों, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। कितनी बुक्स लग जाएंगी, अगर मुझे इतने अल्फाबेट किसी बुक्स में लिखना है तो बहुत सारी बुक्स लग जाएंगी, है ना, समझ, 10⁶, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, मतलब होल डीएनए को सीक्वेंस करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब जो हमारा पूरा डीएनए है ना, ये अल्फाबेट जो बोल रही हूँ ना, होल डीएनए, होल डीएनए में कितने बेस पेयर है, 10⁶ बेस पेयर है। अब मुझे इसको सीक्वेंस करना है, तो क्या ये 10⁶ बेस पेयर को सीक्वेंस करना इजी होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट निकालेंगे। तो अब हम वो शॉर्टकट को समझते हैं, ठीक है, चलिए हम अब समझते हैं शॉर्टकट। इतना समझ में आया, क्यों नहीं कर पाएंगे, 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर को सीक्वेंस करना बहुत टफ हो जाता है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें तो कम टाइम पे सीक्वेंस करना है, तब तो हम क्रिमिनल का पता लगा पाएंगे। अगर हम बहुत जल्दी सीक्वेंस कर ले, मतलब हम बहुत टाइम लगा के सीक्वेंस करें, तो क्रिमिनल तो भाग सकता है ना, क्रिमिनल को पता नहीं लगा पाएंगे, उसके खिलाफ के सबूत भी मिट जाएंगे, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं शॉर्टकट को जो साइंटिस्ट ने निकाला। तो बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट ने जो शॉर्टकट निकाला। देखो बच्चों, होल डीएनए मतलब पूरा डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। उनको हमें पूरा सीक्वेंस करना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट में पूरा डीएनए कंपेयर ना करके हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल रीजन को कंपेयर करेंगे, है ना, कुछ स्पेशल, मतलब होल डीएनए सीक्वेंस नहीं करेंगे, स्पेशल रीजन को सीक्वेंस करेंगे। किसको, स्पेशल रीजन को। तो समझते हैं वो स्पेशल रीजन क्या है। चलिए तो अब हम समझते हैं कुछ स्पेशल रीजन को, है ना। देखो बच्चों, पूरा लिखवा दूंगी, है ना, हर एक चीज को डिटेल में लिखवाऊंगी, पर मेरे हिसाब से एक बार पढ़ते जाओ, समझते जाओ। बेस बना रही हूँ, लिखवाऊंगी जल्दी से और समझा दूंगी, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो समझो, जो स्पेशल रीजन है ना, स्पेशल रीजन है, साइंटिस्ट ने बोला कुछ स्पेशल रीजन, है ना। देखो 99.9% तो हर एक इंडिविजुअल का सेम होता है। अगर हम 99.9% भी कंपेयर करेंगे वो तो सब सेम आएगा, लेकिन जो 0.1% होता है वही तो यूनिक होता है और वही स्पेशल रीजन कहलाएगा। तो हम किसको कंपेयर करें, 0.1% को ही सीक्वेंस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्पेशल रीजन कहलाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। अब रिपीटेटिव डीएनए समझो क्या कहलाता है। रिपीटेटिव डीएनए किससे मिलकर बना होता है, बेस पेयर से। बेस पेयर मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, इन्हीं 4 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए। समझो रिपीटेटिव डीएनए, जैसे कि मैं कोई एक बेस, मतलब कुछ बेस पेयर ले लेती हूँ। सपोज मैंने CAT ले ली, तो CAT साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एडेनिन भी कर दूं, CATA, मतलब देखो ये CATA, समझो ये कुछ रिपीट हो रहा है। मतलब देखो ये तो हमारा रिपीटेटिव डीएनए हो गया। अब नॉर्मल डीएनए देखते हैं ना, नॉर्मल डीएनए कैसा होता है हमारा, नॉर्मल डीएनए CATACTGCATC। देखो ये यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये देखो ये हमारा एक नॉर्मल डीएनए, ठीक है, नॉर्मल बल्क डीएनए, ठीक है, नॉर्मल डीएनए समझो। अभी ये क्या है हमारा, नॉर्मल डीएनए। लेकिन यहाँ पे CATA अगर बहुत सारी जगह तक कोई एक रिपीट होता रहेगा,
कुछ कुछ जो बेस पेयर होंगे वो रिपीट होते रहेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बेस पेयर का ग्रुप बना ली, सपोज मैंने इतना 4 नहीं बनाई, सिर्फ ये CAT देखो ए हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से भी ए हटाते जा रही हूँ मैं, ए हटा जा, फिर भी हमारी CAT रिपीट हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोले, कुछ बेस पेयर जो एक फिक्स इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में रिपीट कर रहे हैं ना, एक इंटरवल में रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे। हमारा नॉर्मल डीएनए ये होता है, लेकिन रिपीटेटिव डीएनए ये होता है। जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, वो रिपीटेटिव डीएनए पर ही बेस होती है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, रिपीटेटिव डीएनए। अब हम समझते हैं, ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया, मतलब पार्ट 1 नहीं कहना चाहिए, ये हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए, एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है रिपीटेटिव डीएनए, और मोस्टली बच्चों को रिपीटेटिव डीएनए समझ में नहीं आता, तो अब क्लियर है ना, रिपीटेटिव डीएनए मतलब, रिपीटेटिव डीएनए एक बार और देखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रही हूँ, हमारा जो डीएनए है बेस पेयर से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ स्पेशल रीजन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिपीटेटिव, क्या बोल रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए, मतलब डीएनए मिला है बेस पेयर से, है ना, बेस पेयर से मिलकर बना है, कुछ स्पेशल रीजन होंगे जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं ले लू AT 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 AT, मतलब देखो फिक्स्ड इंटरवल, ये तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव, मतलब ऐसे बेस पेयर अपना एक ग्रुप बना लिया है ना, जो एक फिक्स इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिपीटेटिव डीएनए बोल देंगे, इतना क्लियर है। वैसे ही देखो, रिपीटेटिव डीएनए क्या, नॉर्मल डीएनए मतलब कुछ भी लिख दो, नॉर्मल डीएनए कैसे हो जाएगा, ATCGACTC, ये कुछ भी हो गया ना, GC, कुछ भी हो गया, ये तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये हमारा नॉर्मल डीएनए, क्लियर हुआ, रिपीटेटिव डीएनए क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट, सब लिखवा दूंगी, है ना, अभी मैं समझा रही हूं, बस हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसे, सैटेलाइट डीएनए। अरे सुनो, पहले सैटेलाइट डीएनए पढ़ने के पहले अपन एक बार रिपीटेटिव डीएनए को और देख लेते हैं ना, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है, वो कैसा होता है, मतलब जीनोम का बहुत सारा पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जो हमारा बल्क पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ये भी ठीक है, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है वो जीनोम का बहुत सारा पार्ट ऑक्यूपाई करता है, और ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग का मतलब क्या है, नॉन कोडिंग मतलब डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रोटीन कोड करता है ना, प्रोटीन बनाता है एमआरएनए की हेल्प से, है ना, एमआरएनए टीआरएनए सबकी हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो अभी समझो डीएनए क्या काम करता है, प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड को कोड करता है, प्रोटीन कोड करता है मतलब प्रोटीन बनवाता है। तो ये जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए का जो सीक्वेंस है, रिपीटेटिव डीएनए जैसे जो बार बार चीजें रिपीट हो रही है, उसमें जो बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो एरिया, जो रीजन है ना, वो नॉन कोडिंग कहलाता है, मतलब नो प्रोटीन, मतलब हमारा नो प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये जो रीजन है ना, रिपीटेटिव डीएनए कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, इसीलिए हम उसे नॉन कोडिंग बोलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता, मतलब नॉन कोडिंग, इतना क्लियर है। चलो, रिपीटेटिव डीएनए यहीं तक पढ़ना था अपन को, और बाकी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, है ना। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, जो अभी मैं पहले पढ़ा रही थी, सैटेलाइट डीएनए। बच्चों सैटेलाइट क्या करती है, देखो सैटेलाइट डीएनए समझो, देखो हम सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी, देखो बच्चों आपने हमेशा वर्ड देखा होगा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंस है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चों क्या करते हैं, हम डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सेल से, तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमें डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट में एक मशीन होती है, उसमें हम डीएनए को डालते हैं और घुमाते हैं, क्या कहते हैं, स्पिन करवाते हैं, ठीक है। हम एक डीएनए, एक हमने कुछ मशीन ले लिया, समझो सिंपल वर्ड्स में समझो, हमने एक मशीन ले लिया, डेंसिटी के उसमें मतलब ग्रेविटी रहेगी, घूमेगी तो भारी ऊपर नीचे ऐसा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा,
तो देखो हमने एक मशीन ली थी, उसमें हमने पूरा डीएनए 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 डाल दिया। अब इसको क्या करवा देंगे, स्पिन करवा देंगे। जब हम स्पिन करवाएंगे ना तो हमें दो पीक्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, दो पीक्स मिलेंगी। पीक्स मतलब, पीक्स का मतलब होता है, पीक मतलब होता है उभार। क्या बोल सकते हैं, उभार, उभार, उभरा, कम उभरा। सपोज हमको दो पीक मिलती है, एक बड़ी पीक मिलती है और एक छोटी 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 पीक मिलती है। ठीक है, जो छोटी छोटी पीक मिलती है वो बड़ी पीक के अराउंड मिलती है। ठीक है, हमने डीएनए को मशीन में डाल दिया और बहुत तेज तेज घुमा दिया। ठीक है, एक कुछ में डाला, कुछ मशीन में ही डालते, मशीन में डाल के अच्छा तेज तेज घुमा देते, किसको, डीएनए को। डीएनए जब हम घुमाते हैं ना तो हमें कुछ पीक्स मिलती है, डीएनए की पीक्स मिलती है, कुछ बड़ी मिलती है। जो बड़ी पीक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जिनोमिक, बल्क जिनोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे इसको हम, बल्क जिनोमिक डीएनए। जो हमको छोटी छोटी पीक्स देखने मिलती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए। देखो हमने क्या किया, डीएनए को घुमा दिया किसमें, देखो ये रिपीटेटिव को ही हम सैटेलाइट बोलते हैं, लेकिन सैटेलाइट लिखो अभी। देखो हमने क्या किया, डीएनए को लिया मशीन में, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट में। ठीक है, अब हमने उसको बहुत तेज तेज घुमा दिया। घुमाने के बाद हमको क्या मिलता है, जब हमने बहुत तेज तेज घुमा दिया तो हमें डीएनए की कुछ पीक्स मिलती है, मतलब उभार देखने मिलते हैं। उस मशीन में हमको कुछ उभार देखने मिलते हैं। जो उभार रहता है वो हमारा बल्क डीएनए कहला जाता है। ठीक है, जो ज्यादा उभार, जिसकी पीक बड़ी होती है, मतलब जो हमारा बल्क डीएनए होती है उसकी पीक कैसी होती है, लार्ज पीक। लार्ज पीक मतलब बड़ी पीक। ठीक है, बल्क डीएनए की पीक बड़ी होती है, मतलब लार्ज पीक होती है। और हमको क्या देखने मिलता है, बल्क डीएनए के आजू बाजू हमको छोटी छोटी पीक्स देखने मिलती है। छोटी छोटी पीक्स देखने मिलती है। जो छोटी छोटी पीक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। जो हमारी छोटी छोटी पीक्स है ना उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया हमने, फिर उसका हमने डीएनए को घुमा दिए, है ना, घुमा दिए तो हमें क्या देखने मिले, टू पीक्स देखने मिले। क्या देखने मिला हमको, टू पीक्स। टू पीक्स, दो पीक्स कौन कौन सी, एक लार्ज मिल गई, लार्ज को हम क्या बोल दिए, लार्ज को हमने क्या बोला था, बल्क डीएनए। क्या बोला था, बल्क डीएनए। और जो हमको स्मॉल पीक्स देखने मिल गई उसे हमने क्या बोला था, स्मॉल पीक्स को हमने क्या बोला था, छोटी छोटी, इसको हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ही हमारी वो डीएनए कहलाता है स्पेशल रीजन। जो हमारा सैटेलाइट डीएनए ना वही हमारा स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन मतलब हमारा रिपीटेटिव डीएनए। तो हम बोल सकते हैं, सैटेलाइट समझ में आ गया। हमें दो पीक्स दिखने मिलती है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में। जब हम करवाते हैं किसी डीएनए का तो हमें दो पीक देखने मिलती है, एक हमको लार्ज पीक मिलती है, एक जो स्मॉल पीक। स्मॉल पीक को हम क्या बोल देते हैं, जो हमें छोटी छोटी स्मॉल पीक को हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट डीएनए। स्मॉल पीक को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। हमारे स्मॉल पीक भी दो टाइप के होते हैं, माइक्रो, मिनी। ठीक है, वैसे तो होते तीन टाइप के हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम टू टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो सैटेलाइट होते हैं मैं लिखवा देती हूँ तीनों टाइप, लेकिन ये भी लिखवा दूंगी एनसीईआरटी में कौन सा है। ठीक है, तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, मैक्रो, ये नहीं होता एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, मिनी और माइक्रो। कौन सा, मिनी और माइक्रो। देखो मिनी मतलब मीडियम साइज के पीस मिलेंगे, मतलब जो हमारे फ्रेगमेंट मिलते हैं, जो पीक मिलती है वो छोटे फ्रेगमेंट हो गए, छोटा साइज हो गया, तो इसे हम मिनी को हम क्या बोले, मिनी सैटेलाइट मतलब मीडियम साइज का। ठीक है, मीडियम साइज। ये हमारे लार्ज सैटेलाइट कहलाते हैं, लार्ज होता है ये, थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और माइक्रो मतलब एकदम स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज, सपोज ये इतना, तो ये हमको इतना मिल गया, तो ये हमको इतना बड़ा मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। ठीक है, डीएनए समझ में आ गया, सैटेलाइट समझ में आया। जब हम किसी भी डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं तो क्या होता है, स्पिन करवाते हैं तो हमें लार्ज पीक और स्मॉल पीक देखने मिल जाती है। जो स्मॉल पीक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, और उसी सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इजी वे में आएगी समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ रिपीटेटिव सीक्वेंस, है ना, रिपीटेटिव मतलब डिफरेंस इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, मतलब इसका मतलब समझो, जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, बेस्ड होती है डिफरेंस, किस पे बेस्ड होती है, डिफरेंस इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, मतलब
देखो हमारी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस होती है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। मतलब कई कई जगह जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस में अगर डिफरेंस आ रहा है ना, अगर वो मैच कर गया तो मतलब उसी का हो गया। मैं समझाऊंगी इजी वे में। अभी आपको रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस समझ में आ गया ना, क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट, ये सब क्लियर है। हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो सबसे पहले समझो पॉलीमॉर्फिज्म एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। मतलब एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस, है ना, डिफरेंस है ना। डीएनए की सीक्वेंस में अगर डिफरेंस है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा 99.9% डीएनए कैसा होता है, हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है। तो अगर उस सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर डीएनए की सीक्वेंस में जो हमें वेरिएशन देखने मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से समझो आपके घर में 5 लोग हैं, है ना। 5 लोगों में 5 लोगों का अलग अलग फेस है, अलग अलग हेयर है। क्यों है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब उनकी जो डीएनए की जो सीक्वेंस होता है, डीएनए की सीक्वेंस में वेरिएशन आता है तब तो कुछ होगा ना। अगर सेम वेरिएशन होगा, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल ही तो कोड करता है ना हर एक चीज के लिए, है ना। तो देखो अगर उस सीक्वेंस में वेरिएशन हमें देखने मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा फेस, जैसे मम्मी पापा भाई बहन है ना, सबका अगर फेस देखे तो अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि बाकी जो 99.9% वो तो सेम है, लेकिन कुछ कुछ तो डिफरेंट आया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब वेरिएशन की बात कर ली, वेरिएशन से एक और वर्ड आता है, म्यूटेशन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को हम पॉपुलेशन में देखते हैं। किस में देखते हैं, पॉपुलेशन में। समझो इसको हम किस में देखेंगे, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन समझो कैसे, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग के सीक्वेंस में अगर 5 लोग के सीक्वेंस में अगर वेरिएशन आ गया, मतलब 100 लोगों में से 5 लोगों के सीक्वेंस में वेरिएशन आ रहा है, 100 में से 5 लोगों में वेरिएशन आ रहा है, तो उस वो क्या हो रहा है, मतलब 5 पॉपुलेशन में जा रहा है वो वेरिएशन। अगर कोई वेरिएशन पॉपुलेशन में जाता है, अगर कोई वेरिएशन पॉपुलेशन में जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर वही 100 लोग में से किसी एक इंडिविजुअल में, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, है ना, किसी एक इंसान में अगर वो वेरिएशन देखने मिलता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, अगर उसके डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज वेरिएशन देखने मिलता है उसे हम क्या बोल देंगे, म्यूटेशन बोल देंगे। म्यूटेशन कैसे होता है हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। लेकिन समझो म्यूटेशन मतलब किसी डीएनए सीक्वेंस में, है ना, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब किसी एक सीक्वेंस, किसी एक बेस पेयर में चेंज हो जाना है। डिलीशन बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाना, है ना, किसी बेस पेयर का एंटर हो जाना, किसी बेस पेयर का गायब हो जाना। कैसे होता है, यूवी रेज बोल सकते हैं ना, ठीक है, यूवी रेज की वजह से हम बोल सकते हैं। और म्यूटेशन ही मेन कॉज किसका होता है, कैंसर का म्यूटेशन मेन कॉज होता है ना। ठीक है, इतना अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझो ये जो हमारा 5 लोग है, मतलब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो हम इंडिविजुअल में देख रहे हैं, इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में देखते हैं, समझ में। 100 में से 5 लोगों में वो सेम, उनके डीएनए सीक्वेंस में सेम डिफरेंस है, सेम वेरिएशन आ रहा है, मतलब वो किस में जा रहा है, पॉपुलेशन में जा रहा है वो वेरिएशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल देंगे। अगर एक इंडिविजुअल 100 में से किसी एक इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, म्यूटेशन बोल देंगे। इतना क्लियर है, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमारा ये कहलाता है। अब हम समझते हैं जो हमारे कोडिंग नॉन कोडिंग को समझते हैं। जो हमारे, मैंने समझा दिया क्या डीएनए कोडिंग वाला, तो समझो कोडिंग और नॉन कोडिंग मतलब जो हमारे कोडिंग डीएनए होता है, कोडिंग मतलब कोडिंग डीएनए का मतलब होता है, कोडिंग डीएनए का मतलब होता है ऐसा डीएनए,
ऐसा जीनोमिक पार्ट जो जो कोड कर रहा है किसी प्रोटीन के लिए, है ना। रिपीटेटिव डीएनए क्या कर रहा है, कोड नहीं करता, नॉन कोडिंग कहलाता है। लेकिन कोडिंग डीएनए जो कोड कर रहा है ना, वो पार्ट जीनोमिक डीएनए का जो किसी प्रोटीन बनाने के लिए कोड कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, कोडिंग डीएनए बोल देंगे, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं उसे हम कोडिंग डीएनए समझ में आया, ये पूरा लिखवा देती हूँ आपको अभी, ठीक है, अब भी लिखवाती हूँ। कोडिंग डीएनए समझ में आया। अब एक और चीज समझो, जो कोडिंग डीएनए जो हमारा होता है ना, कोडिंग डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म हमें कम देखने क्यों मिलता है, ये समझो। देखो, कोडिंग डीएनए किसी चीज के लिए कोड करता है, मतलब प्रोटीन बनवाता है, जैसे कि आपके हेयर्स के लिए, बालों के कलर के लिए, आईज कलर के लिए कोड करता है। मतलब आपकी जो एक्टिविटी है, डेली लाइफ वाली एक्टिविटी है, उसके लिए भी कौन कोड कर रहा है, हमारा कोडिंग डीएनए। अगर उसके सीक्वेंस में वेरिएशन आ जाता है, अगर उसके सीक्वेंस में वेरिएशन आ जाता है तो वो प्रोटीन ही अपना गलत बन जाएगा। इसीलिए जो हमारे, अगर प्रोटीन ही गलत बन जाएगा तो मतलब दिक्कत हो सकती है ना, तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो हमारे कोडिंग डीएनए होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग डीएनए होता है, वो हमारा स्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडिंग डीएनए हमारा स्टेबल होता है। इसमें हमको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखने मिलती है। लेकिन जो हमारा नॉन कोडिंग कहलाता, नॉन कोडिंग मतलब रिपीटेटिव डीएनए, इसमें हमको पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलती है मतलब, देखो, अगर इसमें कोई डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन का मतलब होता है कोई एक पार्ट गायब कर दो, या सब्स्टिट्यूशन कर दो, कोई पार्ट ऐड कर दो, रिप्लेस कर दो या ऐड कर दो, है ना, तो वो क्या हो जाता है, स्टोर होते जाती है। और इसी से हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता चलता है। रिपीटेटिव डीएनए से ही हम पता लगाते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी पे बेस होती है। अगर इस पे बेस होगी मतलब इसका रिपीटेटिव मतलब CAT सपोज, है ना, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हमें 2 सैंपल दिए, 2 सैंपल में पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिल जाता है, मतलब डिफरेंस देखने मिल जाता है। सपोज क्राइम सीन में एक ब्लड सैंपल मिलता है, ठीक है, हमको 4 लोग मिलते हैं। 4 लोग में से हम क्या करते हैं, उनके रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस करते हैं। रिपीटेटिव डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं। जब हम रिपीटेटिव डीएनए को सीक्वेंस करते हैं तो उस टाइम हम क्या देखते हैं, इन्हीं के कोड मैच करेंगे ना, हम मतलब सैटेलाइट का यूज करते हैं, तो हम इन्हीं के कोड करेंगे। सपोज हमको ब्लड के सैंपल में CATA मिल जाता है और सब में CAT ऐसा कुछ देखने मिलता है। सपोज ये हमारा क्राइम सीन वाला ब्लड है और एक इंडिविजुअल में सेम ऐसा ही मिल जाता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, यही है हमारा, है ना, क्रिमिनल। आगे समझ में, ठीक है ना, इतना क्लियर है। मतलब नॉन कोडिंग में वेरिएशन स्टोर हो जाती है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ जाती है और किसी के लिए कोड नहीं करती है ना। अगर कोडिंग डीएनए में हमारा पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिल जाता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता तो क्या, डिसीज हो जाएगी, है ना, डिसीज हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो कोडिंग डीएनए में हमको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने नहीं मिलता है। क्लियर है इतना। चलो तो अब मैं लिखवा देती हूँ इसको, मैं पार्ट 1 रखती हूँ, इतना मैं आपको पूरा लिखवा दी, फिर हम कल पढ़ेंगे पूरा उसका डिटेल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पार्ट पढ़ाई हूँ, अगर तो बच्चों अब हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और म्यूटेशन में डिफरेंस। तो समझो डिफरेंस पॉलीमॉर्फिज्म एंड म्यूटेशन में क्या हो जाएगा, अगर एक ही इंडिविजुअल, म्यूटेशन में अगर एक ही इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है, अगर एक ही इंडिविजुअल में न्यू चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अगर वही चेंज पॉपुलेशन में हो रहा है, वही सेम चेंज पॉपुलेशन में हो रहा है, समझो अगर म्यूटेशन की बात करें, ठीक है, म्यूटेशन एक इंडिविजुअल न्यू चेंज अगर एक ही इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है तो उसे हम म्यूटेशन बोलेंगे। वही अगर पॉपुलेशन मतलब 5 लोगों में चेंज हो गया, मतलब पॉपुलेशन में चेंज हो गया, किसमें, पॉपुलेशन में, वही सेम म्यूटेशन अगर वही सेम म्यूटेशन पॉपुलेशन में हो जाता है, एक इंडिविजुअल में जो चेंज हुआ, अगर वही 5 लोगों में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हम बात कर रहे हैं क्या,
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हम पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। समझो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझते हैं, 0.01% से अलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, मतलब 0.01% अलील फ्रीक्वेंसी अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो उस पॉपुलेशन में हम क्या बोलेंगे, उस पॉपुलेशन में हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर 0.01% से ज्यादा हमारी एलील की फ्रीक्वेंसी हो जाती है किसी पॉपुलेशन में तो उसे हम क्या बोल देंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया। देखो, अलील फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पढ़ते हैं, ह्यूगो डिवरीज वाला, मतलब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, तो वहां भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अलील की फ्रीक्वेंसी 0.1% से ज्यादा हो जाती है किसी पॉपुलेशन में तो वहां पे क्या देखने मिलता है हमको, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलता है। इतना क्लियर है। तो बच्चों मैं सोच रही हूँ आपको लिखवाने से बेटर हर एक वर्ड में पीडीएफ में बनाकर आपको शेयर कर देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो मैं उसमें शेयर कर देती हूँ आपको पूरी टेलीग्राम, मतलब मैं हर एक वर्ड को लिखा है, जो मैंने आपको समझाया है पूरा मैंने आपको लिख दिया है पूरे नोट्स में, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में। तो एक काम करना, एक बार उसको रीड कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो वैसे तो बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, जो मैंने बोला है एग्जैक्ट वही लिखा है मैंने इंग्लिश में, ठीक है। तो पूरा मैंने लिख दिया है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। और एक और चीज, अब बात आती है कहाँ पॉसिबल है हमारी बॉडी में, किस सेल में पॉसिबल है, किस सेल में पॉसिबल है। तो दो जगह पॉसिबल हो सकता है, एक सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे कि स्पर्म सेल बोल सकते हैं और एग सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्किन ले लो, हेयर ले लो, हेयर क्यों ले रहे हैं, चलो बोन सेल ले लो, बोन, मसल ले लो, एटसेट्रा, स्किन, बोन, मसल, एटसेट्रा। ये जर्म सेल, मतलब अगर इन सेल में म्यूटेशन हो गया, मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होगा वो म्यूटेशन। अगर जर्म सेल में हो रहा है मतलब बच्चे में भी वो म्यूटेशन होगा। अगर कोई डिसीज हो गई है म्यूटेटेड है ना, तो वो बच्चे में भी जाएगी, ठीक है। और अगर सोमेटिक सेल की बात करूं तो सोमेटिक सेल तो ये हमारा ट्रांसफर वाला नहीं है, जनरेशन से जनरेशन नहीं जाता। इतना क्लियर है बच्चों, पूरा बेसिक से पढ़ाया है मैंने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में और डिटेल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स को रिवाइज करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा समझ में आएगा। एक बार नोट्स पढ़ो, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे बोलो, मैं पूरा करवा दूंगी। और मुझे बताओ, अगर आपको नोट्स वाला पसंद नहीं आ रहा है तो मैं लिखवा के पढ़ाऊंगी, पर मुझे कमेंट करके बताओ कैसा चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।